नमस्कार दोस्तों। आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा डीएड स्पेशल स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं उनका स्पेशलाइजेशन आईडीडी के अंतर्गत हमारा पेपर नंबर 7 रनिंग में है और उसकी 9.5 मॉड्यूल तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 9.6 मॉड्यूल के बारे में अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं। ज़्यादा इसमें कठिन शब्दों का यूज नहीं है, जैसे जैसे आसानी से अपन को ये सारे शब्द समझ में आ जाते हैं। इसमें अपन को पढ़ना है कारोबार का प्रकार चुनना है, प्रोडक्ट या सेवा। कारोबार कौन सा करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना करना है, कौन सा उत्पादन करना है, कौन सी सेवा आपको करनी चाहिए। प्रोडक्ट और सेवा के बारे में आप अंतर समझेंगे, दोनों का मतलब समझेंगे। प्रोडक्ट सेवा विचार आइडिया चुनते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ये अपन देखेंगे। और सही बिजनेस आइडिया कैसे चुने। तो चलिए यहाँ पर अपन को देखो काफ़ी चीज़ों की यहाँ पर दिया गया है। नीचे दी गई सूची को प्रोडक्ट या सेवाओं में विभाजित करें। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऐसी वस्तु है जिसे देखा छुआ इस्तेमाल किया जा सकता है। मसाला डोसा, इडली, वड़ा पाव, मतलब कोई भी चीज़ जो आप बना रहे हैं यदि उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपन को दिया गया है जैसे आप मसाला डोसा बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, वड़ा पाव बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं सेवा की, सेवा वह है जो हम ग्राहकों के रूप में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और आनंद लेते हैं। जैसे वेटर की सेवा है, रसोइये की सेवा है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा, आपको दवाई लिख दी, तो ये डॉक्टर ने आपकी सेवा की। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैंने आपकी सेवा की, आपको पढ़ाया। वकील है, वकील की सेवा होती है, तो ये सेवा के अंदर अपन को आता है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी क्या है? प्रोडक्ट है। जूता पॉलिश करना ये सेवा है, क्योंकि जूता को पॉलिश करके आपको दे दिया। कार की सफाई करना ये भी आपकी सेवा हो गई। फूड डिलीवरी ये क्या है कि प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि डिलीवरी की बात आती है कि जो पहुँचाने वाला है वो सेवा है। मोबाइल फ़ोन ये प्रोडक्ट है आपका। पानी की बोतल प्रोडक्ट है। कंप्यूटर प्रोडक्ट है। इंस्टाग्राम ये आपके जो है सेवा के अंदर आते हैं। और देखना ये भी आपका सेवा। अब इसको अपन को प्रोडक्ट और सेवा के अंदर बांट के यहाँ पर लिखना होता है। अब अपन देखेंगे कि कारोबार के प्रकार, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। ये दुनिया में अलग अलग प्रकार के कारोबारों की पहचान करने का एक मज़ेदार तरीका। आइए सोचते हैं कि कैसे एक टमाटर से टमाटर की चटनी बन जाती है और हमारी रसोई में पहुंच जाती है। यहाँ पर अपन को जो है प्रोडक्ट के बारे में समझना है। देखिए यहाँ पर एक कच्चा टमाटर है जो खेत में उगता है। इसके बाद में ये टमाटर जो है मंडी में गया, सप्लायर ने मंडी में टमाटर बेचने वाला मंडी में चला गया खेत में से। इसके बाद में ये टमाटर की चटनी बनाने वाली यूनिट के पास पहुंच गई, मतलब जो टमाटर की चटनी बनाती है जो कंपनी, उसके पास ये टमाटर पहुंच गया। वहां पर इसने क्या बना दी? इसकी चटनी बना दी। इसके बाद ग्राहक आया, ग्राहक ने उसको खरीद लिया। और रिटेलर, सेल्स एजेंट जैसे लोकल किराने की दुकान और किराने की दुकान पर भी ये उपलब्ध हो गया। ये क्या है? हमारा एक सर्कुलर हो गया, एक प्रोसेस हो गया किसका? टमाटर की चटनी का। अब इस चक्र में सब कारोबार, यहाँ पर देखिए सब चीज़ यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई दे गई। जैसे आपको खेती, खेत में टमाटर उगा, टमाटर लगाया किसान ने, फिर उसे बड़ी मंडी में बेचा गया और वह एक प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट टमाटर हुआ। टमाटर क्या है? एक प्रोडक्ट हुआ। मैंने खेत में टमाटर उगाया, टमाटर प्रोडक्ट है, मैंने उसको बेच दिया। अब टमाटर बेचने वाला सप्लायर कोई किसानों से टमाटर खरीद कर टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी को बेच रहा है, वह एक सेवा बेच रहा है, सेवा टमाटर की सप्लाई। और यदि कोई आदमी टमाटर खरीद करके उसने टमाटर सॉस बना दी और उसको दूसरों को वो बेच रहा है, ये उसकी सेवा हो गई, टमाटर की सप्लाई कर रहा है। उत्पादक कौन हुआ? एक फैक्ट्री में टमाटर सॉस बन रहा है और टमाटर के दूसरे प्रोडक्ट जैसे टमाटर का अचार, पाउडर, ये फैक्ट्री प्रोडक्ट बेचेगी, प्रोडक्ट टमाटर सॉस। प्रोडक्ट क्या हुआ? जैसे टमाटर गया और कंपनी के पास में, कंपनी ने टमाटर सॉस बना दिया, कंपनी ने टमाटर की चटनी बना दी, कंपनी ने टमाटर का अचार बना दिया, तो वो प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? वो प्रोडक्ट। रिटेलर, थोक व्यापारी, थोक दुकानें या रिटेल दुकानें इस चटनी को सीधे कारखाने से खरीदेंगे और लोगों को बेचेंगे। सीधे कारखाने से रिटेलर या थोक की दुकानें जो है वो खरीदेंगी और उसको बेच देंगे।
रिटेलर्स एक सेवा और एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सेवा सर्विस एक ही स्थान पर कई प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। प्रोडक्ट टमाटर सॉस और किराना स्टोर में इकट्ठे किए गए दूसरे सभी प्रोडक्ट। जो टमाटर सॉस के साथ में या अन्य कोई भी प्रोडक्ट दुकान में कोई भी चीज़ वस्तु खरीदने बेचने के लिए अपन ने रख रखी है, वो सब प्रोडक्ट के अंदर आता है। इसके बाद है कि प्रोडक्ट सेवा आइडिया चुनते समय किन जरूरी बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी बात है जो हम जब प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अपन को ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या ये प्रोडक्ट सेवा बाजार में पहले से उपलब्ध है। जो चीज़ अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ अपन बना रहे हैं, वो पहले से बाजार में उपलब्ध है क्या। पहली चीज़, मैं अपने प्रोडक्ट सेवा को बाजार में मौजूद दूसरे प्रोडक्ट से अलग कैसे बना सकता हूँ। अब यदि वो बाजार में पहले से वो चीज़ मौजूद है और मुझे मेरी भी चीज़ बेचनी है, मेरा भी प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं कैसे बाजार में जाकर के और मेरी चीज़ को कैसे अलग बनाऊं, जो पहले जो चीज़ है उससे मैं कुछ अलग बनाऊं। क्या मुझे इस प्रोडक्ट सेवा के लिए फंडिंग मिलेगी, क्या मुझे को इसका कोई फंड मिल सकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी मजबूत है, बाजार में इसकी जो कंपटीशन कैसा है। क्या मुझे इस प्रोडक्ट सेवा के बारे में ज्ञान और कौशल है, क्या मुझे इस प्रोडक्ट और सेवा के बारे में ज्ञान है कि मैं इसको किस प्रकार से इसको कंप्लीट करूं, किस प्रकार से इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकूं। पहले इसे ज्ञान होना चाहिए। आइए एक उदाहरण के लिए यहाँ पर एक समझते हैं। सुहाना एक 15 साल की लड़की है जो अपने स्कूल में एक प्रतियोगिता जीतना चाहती है। सुहाना कबड्डी बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन वह पेंटिंग या डांसिंग में इतनी अच्छी नहीं है। उनका स्कूल 3 प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है, एक कबड्डी चैंपियन, दूसरी ऑयल कलर पेंटिंग के लिए और आखिरी एक एकल शास्त्रीय नृत्य के लिए। इसमें आपको 3 कंपटीशन की प्रतियोगिताएं हो रही है, जिसमें जो सुहाना है, ये क्या है, सुहाना कबड्डी में अच्छी है लेकिन पेंटिंग और डांसिंग में अच्छी नहीं है। तीनों प्रतियोगिताएं, तो उसको किस में जाना चाहिए। आपको पता है सुहाना के पास कौन सी प्रतियोगिता जीतने का अच्छा मौका है, कौन सी का, कबड्डी का। क्यों, क्योंकि वो कबड्डी का ज्ञान रखती है, कबड्डी खेलना उसको पसंद है। क्लियर है। तो यही चीज अपन को प्रोडक्ट के लिए भी ध्यान रखनी होगी। अब कबड्डी में जीतने के लिए सुहाना को निम्नलिखित बातें करनी होगी। कबड्डी में यदि जीतना है तो कौन कौन सी बातें करनी होंगी कि अपनी टीम के साथ रणनीति बनाना। अपनी टीम के साथ वो एक रणनीति बनाए। क्या बनाए, टीम के साथ रणनीति बनाए। विरोधी टीम की रणनीति समझना, और जो हमारे विपक्ष में जो टीम है उसकी रणनीति भी अपन को समझनी चाहिए कि वो किस प्रकार से हमारे साथ में कबड्डी खेल रहा है। अभ्यास करना, दूसरों की तुलना में बेहतर और तेज बनना। मुझे उस खेल की प्रैक्टिस करनी है और दूसरों के बजाय मुझे उसमें तेज बनना है। टीम को अच्छा अभ्यास करवाना ताकि वे जीत सके। टीम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा अभ्यास करवाऊं जिससे कि मैं उसको जीत सकूं। सुहाना की तरह एक उद्यमी को अपना कौशल बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर दोनों के बारे में सोचना चाहिए। यह एक सफल कारोबार के लिए जादू की चाबी है। इसी प्रकार जिस प्रकार से सुहाना कबड्डी मैच के बारे में सोच रही है, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन को भी अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय, अपने व्यापार के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर आपके देखिए जाने कि सही बिजनेस आइडिया कैसे चुना है, कैसे चुनना है आपको सही। तो देखिए यहाँ पर वित्त, यहाँ पर बताया गया व्यक्तिगत कौशल प्लस संसाधन, ठीक है ना, रिसोर्स प्लस ये आपके हो गए। दो चीज जो है वो आपकी इसमें जुड़ जाएंगी। कैसे, जैसे फाइनेंस, ठीक है ना, फाइनेंस मतलब पैसा। क्या आपके पास कारोबार में निवेश करने के लिए धन है, आपको कितना उधार लेना होगा। मतलब यदि आपका 2 लाख रुपए व्यवसाय के लिए खर्च हो रहा है तो 2 लाख रुपए क्या आपके पास है, नहीं है, तो आपको कितना रुपया उधार लेना है, ये सबसे पहले सोचने वाली बात होगी। इसके बाद में आपका हो गया कौशल, स्किल। क्या आप जानते हैं कि यह प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, यह सेवा कैसे प्रदान की जाती है। क्या आप इसके बारे में ट्रेनिंग या कार्य अनुभव से सीख सकते हैं। क्या आपको पता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं या जो सेवा आप लोगों को देंगे उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, आप उसके अंदर परफेक्ट है या नहीं है। अन्य संसाधन, क्या आप इस कारोबार को शुरू करने के लिए पहले से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। पहले से जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है उन संसाधनों में क्या उसको प्रोडक्ट को आप कर बना सकते हैं।
क्या आप ऐसे दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझेदारी कर सकते हैं जिनके पास आपकी ज़रूरत का कौशल या अनुभव हो, या फिर जो अनुभव आपको नहीं है, जो कौशल आपके पास नहीं है, तो क्या आप कोई ऐसा आपका रिश्तेदार, मित्र या जानकार हो जिसके साथ आप उस पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिसका अनुभव उसको हो। आपको अनुभव नहीं है लेकिन आपके पार्टनर को अनुभव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपन का आ जाएगा बाजार की मांग। क्या बाजार में वास्तव में इस प्रोडक्ट या सेवा की मांग है जो मौजूदा कारोबारों द्वारा पूरी नहीं की जा रही है? क्या जिस प्रोडक्ट को आप बनाने वाले हैं उस प्रोडक्ट की मांग बाजार के अंदर है, और बाजार के अंदर जो मांग है उससे कम बाजार में माल उपलब्ध है, मतलब वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो आपका ये धंधा अच्छा चलेगा। क्या लोग इस प्रोडक्ट को अक्सर या साल में कुछ बार खरीदते हैं? क्या ये प्रोडक्ट ऐसा है जो लोग ज़्यादातर इसको खरीदते हैं? कई कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजन के अनुसार खरीदे जाते हैं, या कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो साल में एक बार खरीदा जाता है, कोई 5 साल में एक बार खरीदा जाता है, तो ऐसे भी होते हैं। ग्राहक की जरूरत, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनका ग्राहक वर्तमान में उपयोग करते हुए कौन सी क्वालिटी चाहते हैं? ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनका ग्राहक अब वर्तमान में जिनका उपयोग कर रहा है और उनकी कौन सी क्वालिटी उनको चाहिए? आप अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों के लिए ज़्यादा आकर्षक कैसे बना सकते हैं? आपके पास जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ग्राहकों को आप किस प्रकार से उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित कर सकते हैं? क्या आप बेहतर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट या सेवाएं बेच सकते हैं? क्या आप बेहतर इससे भी अच्छी क्वालिटी वाली सेवाएं या प्रोडक्ट बेच सकते हैं? क्या आप प्रोडक्ट या सेवाओं को कम कीमत पर बेच सकते हैं? पहले की बजाय जो पहले चल रही है बाजार में उससे आपको कीमत कम करके बेच सकते हैं? आपके आसपास कितने स्थानीय प्रतियोगी हैं, या आपके आसपास में इस वस्तु को या सेवा को बेचने वाले कितने लोग हैं? ठीक है ना, ये चीज़ अपन को, अब इसके अंदर आपने क्या सीखा वो यहाँ पर अपन को आ गया कि हमने ये चीज़ इसके अंदर जो है वो सीख ली है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं 9.7 की ओर। 9.7 में अपन पढ़ेंगे मेरा फाइनल बिजनेस आइडिया। मैंने फाइनल क्या सोचा कि मुझे कौन सा जो है वो बिजनेस करना है। बिजनेस आइडिया का महत्व, बिजनेस आइडिया बनाने की प्रक्रिया और बिजनेस आइडिया बनाना, ये तीन चीज इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो महत्व, बिजनेस आइडिया एक उद्यमी की यात्रा का पहला कदम है। आइडिया सबसे पहला कदम है कि मेरे पास कौन सी वस्तु मुझे बनानी है, कौन सा व्यापार मुझे करना है, इसका पहले तो मेरे पास आइडिया चाहिए। ठीक है ना। एक युवा या नए उद्यमी के लिए एक अच्छे बिजनेस आइडिया में निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? यहाँ पर आपको चीजें बता दी कि विशिष्ट विशिष्ट बात क्या है कि यह एक नया आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया की एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होनी चाहिए। मतलब ये एक तो नया आइडिया होना चाहिए और उसकी क्या है कि बाजार के अंदर जो है वो सेलिंग, यूनिक सेलिंग सेलिंग प्रपोजिशन जो है वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, कम निवेश होना चाहिए। आप निवेश कम करें और उससे आपको ज़्यादा फायदा हो। इसे शुरू करने के लिए कम राशि की ज़रूरत होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार से कुछ लाख तक, मतलब आपका निवेश कम से कम हो। तीसरी बात क्या हो गई कि लंबे समय तक चल सकने वाला यह व्यापार लंबे समय तक चलना चाहिए। यह एक अल्पकालिक योजना नहीं होनी चाहिए, छोटे समय का व्यापार नहीं होना चाहिए, एक लंबे समय का व्यापार होना चाहिए, जिससे कि आज से लगा करके हम फ्यूचर में दीर्घ काल तक हम इसको आगे तक कर सकें इस व्यवसाय को। और जल्दी शुरू होने वाला या तुरंत शुरू करने के लायक होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा समय ना लगे और तुरंत ही आप अपना प्रोडक्ट तैयार करने लग जाएं और बाजार में उसको बेचने लग जाएं। आप बिजनेस आइडिया के लिए निम्नलिखित उदाहरण देख सकते हो आप। एक तो इंडोर प्लम्बिंग सर्विस जो मासिक रखरखाव सेवा प्रदान करती है, इंडोर प्लम्बिंग सर्विस जो हमेशा समय पर होती है, और इंडोर प्लम्बिंग सर्विस जो उचित दाम लेती है। ठीक है ना, ये आपकी इंडोर हो गई। परफेक्ट इंडोर प्लम्बिंग सर्विस के लिए ये चीज़ अपन को होनी चाहिए। अब बेहतरीन कार सर्विस सेंटर के लिए आपको जो हमेशा छूट या डिस्काउंट देता है, जो वाहन के लिए पिक एंड ड्रॉप सेवा, आपके घर से वाहन को उठा लेगा और आपके घर पर वापस पहुंचा देगा, जो बार बार आने वाले ग्राहकों को मुफ्त कार धुलाई की सुविधा देता है। काफ़ी लोग ऐसे, जैसे आप बार बार हमारे यहाँ पर आप परमानेंट हमारे कार रिपेयर करवाते हैं, हमारे पास में बार बार आते हैं, तो हम आपको एक ऑफर दे सकते हैं कि भैया आपको कार की जो धुलाई है वो हम आपकी निःशुल्क कर देंगे। आधुनिक साइबर कैफे
के लिए क्या आइडिया हो सकते हैं, जैसे आपने साइबर कैफे खोल लिया तो एक तय मासिक शुल्क पर ग्राहकों को अनिश्चित समय के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने देते, मतलब आप एक ऐसा एक निश्चित समय तय कर सकते हैं कि भाई आपको 2 घंटे रोजाना कंप्यूटर यूज करना, उसका ये तय निश्चित हो गया, समय निश्चित हो गया, इसका मासिक शुल्क, मतलब पर डे और पर घंटे या मिनट के अनुसार आप उससे पेमेंट नहीं लेंगे, आप उससे पेमेंट लेंगे मंथली, 1 महीने की। दूसरी बात क्या हो सकती है, जो सरकारी आईडी कार्ड वाले ग्राहकों को छूट दे, डिस्काउंट दे, कि भाई आप सरकारी आईडी कार्ड है आपके पास में तो हम आपको छूट दे देंगे। तीसरी बात क्या हो गई, जो ग्राहकों को हर सप्ताह अंत मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग दे, कि सप्ताह के अंत में हम आपको कंप्यूटर के बारे में मुफ्त ट्रेनिंग देंगे, तो ये भी हम इनके लिए ऑफर जो है वो रख सकते हैं। अब बिजनेस आइडिया बनाने की प्रक्रिया क्या है, बिजनेस आइडिया आप कैसे बना सकते हैं। हम जानते हैं कि एक बिजनेस आइडिया छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए साइबर कैफे जो एक तय मासिक शुल्क पर ग्राहकों को अनिश्चित समय के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने देता है, आपको छोटा और कम समय वाला होना चाहिए। जैसे आपने साइबर कैफे खोल लिया, आपने 2-4 लोग ऐसे हैं जो मंथली पेमेंट के आधार पर आपने वो निश्चित कर लिए, ठीक है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि कारोबार अपने ग्राहकों को क्या देना चाहता है। यह अन्य साइबर कैफे की तुलना में ग्राहकों को एक खास विशिष्ट चीज, यूनिक वैल्यू भी दे रहा है। मतलब और भी साइबर कैफे वहां पर आपके कंपटीशन में है, तो आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, उससे कुछ अलग कर रहे हैं, तो लोग आपकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो आइए मिलकर एक आलू चिप्स कंपनी के लिए एक बिजनेस आइडिया बनाए। आलू चिप्स कंपनी के लिए क्या बना आइडिया, तो ग्राहकों को आलू की चिप्स के लिए पैकेट में क्या क्या चाहिए, पैकेट में क्या चाहिए, बेहतरीन स्वाद होना चाहिए, अलग अलग तरह के चिप्स होने चाहिए, करारापन होना चाहिए, कम दाम होना चाहिए और ज़्यादा चिप्स होने चाहिए। हम आलू के ऐसे चिप्स बनाएंगे, ठीक है ना, कैसी चिप्स बनाएंगे जिनके अंदर ये चीज हो। अब आलू के चिप्स के गुण जो ग्राहकों को प्रसन्न करेंगे, लेकिन अभी बाजार में भी आसानी से उपलब्ध नहीं है, हमको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो बाजार में फिलहाल में आसानी से उपलब्ध नहीं है। जैसे उनका स्वाद हम अलग रख सकते हैं, कोई फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। आलू के ऐसे चिप्स जिसमें तेल न हो, बिना तेल वाले बना सकते हैं। सभी आलू के चिप्स के साथ मुफ्त केचप और डिप, ये आप उसमें कुछ ऐसे बच्चों के आइटम डाल सकते हो, ज़्यादा चिप दे सकते हो, ठीक है ना। वर्तमान आलू के चिप्स की कंपनियों के बारे में जो चीज ग्राहक नापसंद करते हैं, और जो इस समय जो वर्तमान में जो चिप्स की कंपनियां चल रही हैं, और उसके बारे में यदि आपको पता है कि हमारे जो चिप्स की कंपनियां हैं उनमें से ग्राहक इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो उसको आप यहाँ पर नोट कर लो, वो काम आप मत करो। आलू के चिप्स का गैर पुनर्नवीनीकरण, प्लास्टिक पैकेजिंग, बहुत से लोग प्लास्टिक पैकेजिंग मतलब उसको दोबारा से उसको रिसाइकिल कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। हर पैकेट में ज़्यादा हवा और कम चिप्स, हवा ज़्यादा भर रहे हैं और चिप्स ही कम है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। बहुत नमकीन चिप्स, ज़्यादा बहुत से ज़्यादा चटपटी कर देते हैं, ज़्यादा चिप्स, ये कुछ आप परिवर्तन करके आप अपने चिप्स के व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। खुद के बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं, आइए अपना खुद का बिजनेस आइडिया देखें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन को नाम जिसे अपने बिजनेस आइडिया के लिए चुना है, यहाँ पर अपन ने सबसे पहले तो ग्राहक द्वारा हमारे चुने हुए उत्पाद या सेवा सर्विस से क्या चाहते हैं। सबसे पहले हमको आइडिया इससे निकालना है कि जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है या जो सेवा हम ग्राहकों को देना चाहते हैं, तो ग्राहक उसके बदले में हमसे कैसी सर्विस, कैसा हमसे कैसी सेवा और कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, ये हमको आना चाहिए, ठीक है ना। ग्राहकों को क्या चाहिए, अब हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, हम ऐसा उत्पाद प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसी सेवा देंगे जो ये काम संपन्न कर सके, मतलब ग्राहकों को संतुष्ट कर सके। दूसरी बात, उन गुणों की सूची जो ग्राहकों को बहुत अच्छी लगेगी लेकिन अभी बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। आपको ऐसी सूची बनानी है जो ग्राहकों को अच्छी लगती है और बाजार में अभी है नहीं, तो आपको ये काम करना है। फिर हमारा प्रोडक्ट और उत्पाद सेवा भी ये काम करेगा, ठीक है ना, जो हमको बाजार में ग्राहकों को अच्छी लगती है और बाजार में नहीं है वो हमको करना है। वर्तमान आलू चिप्स कंपनियों के बारे में उन चीज़ों की सूची जो ग्राहक नापसंद करते हैं, जिनको ग्राहक नापसंद करते हैं, ऐसे कार्यों की आपको सूची बनानी है, वो हमको नहीं करने हैं। ये हमारे बिजनेस आइडियाज हो गए, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हम इसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी जो आपके यहाँ पर आपके सामने आ गई। अब अपन के पास में आया 9.8, अपने बिजनेस प्लान को बनाना, अपने बिजनेस प्लान को
बनाना। देखिए इसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है, बिजनेस प्लान यानी व्यवसाय की योजना क्या है, बिजनेस प्लान का महत्व क्या है, बिजनेस प्लान बनाने की प्रक्रिया, ये अपन को यहाँ पर पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस प्लान क्या है। अब इसमें आप आराम से समझते हैं बिजनेस प्लान का मतलब क्या है। बिजनेस प्लान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बिजनेस की पूरी रणनीति होती है। इसमें लक्ष्य को पाने के चरण होते हैं। बिजनेस प्लान कितना स्पष्ट और मजबूत है, इस आधार पर बैंक ऋण प्रदान करता है, इसलिए यह उद्यमी के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज होता है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसमें आपको बिजनेस का पूरा प्लान लिखना होता है। यदि आपको बैंक से बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो बिजनेस के प्लान को बैंक देखती है कि आपका प्लान कैसा है। इससे आप भविष्य में इस बिजनेस से आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो कितना लोन आपको बैंक देगी, ये सारा डिसीजन जो होता है वो बिजनेस प्लान के आधार पर होता है। जब दो या ज़्यादा उद्यमी एक बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस प्लान सभी उद्यमियों का अपने बिजनेस के प्रति नज़रिया एक सा रखने में मदद करता है। यदि आप दो चार पार्टनर हैं, एक से अधिक हैं, दो हैं, तीन हैं, तो ये जो बिजनेस प्लान है ये आपको मदद करेगा कि सब लोग एक तरीके के प्लान में काम करेंगे, अलग अलग प्लान में काम नहीं करेंगे। बिजनेस प्लान को साल में एक बार, कम से कम 2 सालों में एक बार अपडेट करना चाहिए। जब कोई बिजनेस बढ़ता है, नए कारोबारों को फैलाता है या कारोबार में नए भागीदार जुड़ते हैं, ऐसे में बिजनेस प्लान को बदलने की जरूरत पड़ती है। आपको 1 या 2 साल में बिजनेस प्लान है, यदि उसमें कुछ अपडेट करने की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको बिजनेस प्लान को अपडेट करना चाहिए। एक अच्छे बिजनेस प्लान में बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्केटिंग रणनीति, ग्राहक विश्लेषण और बजट विवरण शामिल होता है। ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस प्लान के अंदर शामिल होती है। आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भाई बिजनेस प्लान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें आइडियाज़ होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, सर्विसेज के बारे में जानकारी होती है, मार्केटिंग के बारे में जानकारी होती है, उसकी रणनीति कैसी है, ग्राहक का विश्लेषण पूरा होता है, और बजट। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सरल बिजनेस प्लान दिया गया है, इसे समझने के लिए ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर आपको एक बिजनेस प्लान दिया गया, कैसा है, बिजनेस का आइडिया है, ग्राहक विश्लेषण किया, आप ग्राहकों की ज़रूरतों के बारे में क्या जानते हैं, ग्राहक की ज़रूरत कौन कौन सी चीज़ों की हो रही है, ठीक है ना। बिजनेस को बढ़ाने का प्लान, अगले 2 से 3 सालों में बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, अगले 1-2 साल में आप बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट, चित्र जोड़ें, साइज, रंग आदि जैसे विवरण की व्याख्या करें। आपने जो भी प्रोडक्ट के चित्र वगैरह, कलर वगैरह, साइज, रंग जो भी हैं, इस सब की आपको व्याख्या करनी है। प्रतिस्पर्धी का विश्लेषण, जो आपके बाजार में प्रतियोगिता में है, प्रतिस्पर्धी हैं जो कंपटीशन में है, उनके बारे में आपका विश्लेषण होना चाहिए। चाहिए ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है। लागत, शुरू करने के लिए आप कितना पैसा निवेश करेंगे, कंपनी की क्या लागत रहेगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा, परिवहन की व्यवस्था कैसे होगी, कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा, निवेश पर ब्याज कैसे दोगे, साप्ताहिक लागत, मासिक लागत, सालाना लागत, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब कमाई, मतलब आप प्रोडक्ट का मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे और आपको कितना लाभ उससे होगा। अब इसमें साप्ताहिक, मासिक और सालाना तीनों तरीके के लाभ भी अपन को देखने चाहिए कि कंपनी में लाभ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि आपने चला रहे हैं, लाभ का पता ही नहीं, और साल भर में जाके पता चला कि हमें तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ बल्कि घाटे में है, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाता है। फिर बिजनेस प्लान क्यों जरूरी है, हमें क्यों करना चाहिए बिजनेस प्लान। सबिया की आईटीआई से स्नातक की डिग्री पूरी होने वाली थी और वे अपना बिजनेस करने के लिए उत्सुक थी। सपने उसने देखा था कि उसकी भाभी का सैलून का बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसने भी एक सैलून खोलने का फैसला किया। अपनी भाभी के सैलून बिजनेस के आधार पर सबिया ने ये गणना कैलकुलेशन की, एक सैलून का उसने फैसला किया क्योंकि उसकी भाभी चलाती थी। अब उसने इसमें लागत देख ली उस सैलून के हिसाब से कि किराया उसका 5,000 जाता है, मूल बेसिक उपकरण है उसके 10,000 के, तो 15,000 रुपये का उसका खर्चा है। यहाँ पर उसने उसकी कमाई देख ली कि यदि एक ग्राहक पे से वो 1,000 रुपये लेती है तो प्रति माह में 40 ग्राहक भी उसके पास आ गए तो 40,000 रुपये का उसको क्या इनकम होती है। 15,000 का खर्चा है, 40,000 रुपये उसकी इनकम होती है, तो आप समझ रहे हैं कि उसका जो है वो प्रॉफिट में है। अब सबिया उत्साहित थी, उसने गणना करके देखा कि वह हर महीने 30 से 35,000 रुपये का लाभ कमा सकती है। अब उसने गणना करके देखी अपने हिसाब से, वो तो भाभी की गणना है, अब इसने अपने हिसाब से गणना करी।
उसने मूल बेसिक उपकरण खरीदने के लिए अपने जेब खर्च पॉकेट मनी जिसे उसने कई सालों से बचाया था का इस्तेमाल किया। उसने पहले महीने 5,000 रुपये किराया भी दिया, लेकिन नतीजा उसकी गणना के हिसाब से नहीं आया। आइए देखते हैं। प्रति महीने उसको किराया देना पड़ा 5,000, उपकरण आए उसके 10,000 के, बिजली और पानी में गया 2,000, सैलून आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में गया 2,000, प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, हेयर डाई, वैक्स आदि 5,000, और प्रति माह कुल लागत जो उसकी थी वो कितनी थी? 24,000। कुल लागत उसकी कितनी हो गई? 24,000। अब उसने कमाई कितने की? वास्तविक कमाई उसने क्या है कि पर ग्राहक से 500 रुपये लिए थे और ग्राहक उसके पास में आए 15, तो उसको कमाई हुई 7,500 रुपये। सबिया को पहले महीने में 15,000 रुपये का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हो गया? 15,000 रुपये का नुकसान हो गया। जब सभी अपने नुकसान की वजह एहसास हुआ तब उसे बहुत देर हो चुकी थी। भूल यह हुई कि उसने पूरा बिजनेस प्लान नहीं बनाया। उसने बिजनेस प्लान नहीं बनाया, उसने तो डायरेक्ट अपना बिजनेस प्लान बनाए बिना उसने चालू कर दिया। जब उसने एक सही बिजनेस प्लान तैयार किया तो उसे समझ में आया कि उसकी भाभी का सैलून अमीरों वाले एरिया में है, इसलिए ग्राहक सर्विस का 1,000 रुपये देते थे। इसके साथ साथ उसकी भाभी को ग्राहक धीरे धीरे मिले थे। ज़्यादा ग्राहकों तक उस पहुंचने के लिए 2 साल लगे थे। सबिया ने भी यह महसूस किया कि सैलून चलाने के लिए उसने सभी जरूरत लागतों की गणना ठीक से नहीं की। उसने देखा कि जो भाभी ने जो सैलून खोला था उसकी ने वो थोड़ी सी वीआईपी कॉलोनी में खोला था, तो वहां पर उसको 1,000 रुपये पर व्यक्ति मिल जाता था। यहाँ पर इसको 500 रुपये मिले। दूसरी चीज, उसको ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में समय लगा, लेकिन यहाँ पर इसका समय अभी मतलब कुल मिला के उसने प्लान बना करके किया, इसने बिना प्लान के सैलून खोल लिया। अब अच्छी तरह से शोध करके उसने बिजनेस प्लान से सबिया इस स्थिति से बच सकती थी। अब यदि सबिया दोबारा से अपना पूरे बिजनेस का प्लान बना करके यदि बिजनेस करे तो वो इससे बच सकती है। तो इस प्रकार से हमको बिजनेस का प्लान बनाना जरूरी है। अब प्लान कैसे बनाया जाता है? आप अपने बिजनेस का नाम रखिए, कोई भी अफसर, मतलब कौन कौन से अफसर हमको इसमें मिलेंगे, क्या क्या समस्याएं आएंगी, इस समस्या का हल भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद समाधान करना है, बिजनेस का आइडिया वगैरह है। कोई समस्या का हल है तो उसका कैसे आप करेंगे सॉल्यूशन, मार्केट में उसको कैसे पहुँचाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आपके है बाजार में तो उससे आप कैसे मतलब ये कि मुकाबला करोगे, प्रतिस्पर्धा से आगे निकल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा से आप आगे निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, निकल सकते तो कैसे निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी अपन को इसमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। आपके बिजनेस प्लान के लिए जरूरी प्रश्न, बिजनेस प्लान के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चनों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, शुरुआत में आप कितना पैसा कमाएंगे, आने वाले महीनों में कारोबार कैसे बढ़ेगा, कितने लोग आपकी सर्विस का उपयोग करेंगे, बिजनेस चलाने की कुल लागत क्या है, अपेक्षित और अनदेखी लागतें क्या हो सकती हैं, 1 साल बाद आप कितना पैसा कमाएंगे, पहले वित्तीय साल के बाद आप कितना लाभ कमाना शुरू कर देंगे, एक उद्यमी बिजनेस के शुरुआती दिनों में अपनी कमाई का सही अनुमान कैसे लगा सकता है, आप मार्केट स्कैन और ग्राहक की आवश्यकता विश्लेषण टूल से अपने बिजनेस प्लान के लिए ज़्यादा जानकारी कैसे जुटा सकते हैं। ये सारे प्रश्नों के जवाब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद आपका बिजनेस प्लान जो है वो तैयार होता है। अब हमने इसके अंदर क्या सीखा? अब हमने इसके अंदर ये चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। 9.9, मेरे बिजनेस के लिए पिचिंग। मेरे बिजनेस के लिए पिचिंग, बिजनेस पिच क्या है, अब बिजनेस की पिच क्या है ये हम पढ़ेंगे। यह समझे कि हमारे बिजनेस पिच कौन और कैसे सुनता है, अपनी बिजनेस पिच प्रस्तुत करने का अभ्यास करना, ये 3 चीज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस पिच के बारे में यह पहले से ही जानता हूं, जैसे बिजनेस आइडिया मुझे पता है, मांग या डिमांड क्या होती है, कीमत लागत क्या होती है, इंक्यूबेटर, ग्राहक अनुसंधान, इसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि बिजनेस पिच क्या है और इसकी जरूरत क्या है, ये यहाँ पर अपन को पढ़ना है, समझना है। राज अपने गांव में डोसे की दुकान खोलना चाहता है। उसे पता है कि उसके डोसे सबसे अच्छे हैं, लेकिन वह एक उत्तर भारतीय शहर में रहता है जहां ज़्यादातर लोगों को विभिन्न प्रकार के डोसा बनाने के बारे में नहीं पता। वह रोजाना सिर्फ 10-15 लोगों को ही डोसा दे पा रहा है। उसने एक डोसा का प्लान बनाया और उसको
चलिए देखिए, तो वह 10 से 15 लोगों को ही वो डोसा बेच पा रहा है। उसने अपने रेस्टोरेंट की और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसके नवीनीकरण में पैसा लगाने का फैसला किया है। वह ऑनलाइन और समाचार पत्रों में भी अपने रेस्टोरेंट का प्रचार करना चाहता। अब उसने सोचा कि भाई मैं इसका ऐड वगैरह करूँ आगे। ऐसा करने के लिए राज को 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा ताकि वह पर्याप्त धन इकट्ठा कर सके। उसके बाद पास दूसरा रास्ता यह है कि वह बैंक से कर्जा ले सकता है। बैंक ने उसे अपना बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए आमंत्रित किया। वे उसे पैसे तभी देंगे जब उन्हें वास्तव में उसका आइडिया पसंद आएगा। अब उसने क्या है कि उसके पास में उसको पैसा चाहिए तो उसके पास में या तो एक विकल्प है कि वो धीरे धीरे अपना इसी कार्य से कुछ समय में वो पैसा इकट्ठा करे, तो उसको पैसा इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाएगा। दूसरा विकल्प है कि वो बैंक से लोन ले सकता है, तो लोन के लिए उसको बिजनेस का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान बनाकर बैंक में देना पड़ेगा। यदि बैंक को वो प्लान पसंद आएगा तो वो बैंक उसको लोन दे सकता है। राज ने 3 मिनट में अपने जबरदस्त बिजनेस पिच के द्वारा बैंक को आश्वस्त किया। अब ये क्या है कि पूरी पिच तैयार हो रही है। जैसे वह निम्नलिखित के बारे में बताते हुए एक प्रस्तुति पेश करता है। उसकी प्रतिभा और योग्यता, टैलेंट के बारे में बताएगा वो। उसके बिजनेस की सफलता, आज तक उसने जो बिजनेस किया उसमें सफलता कैसे उसको प्राप्त हुई। उसके ग्राहकों का अच्छा रिव्यू, जिन ग्राहकों को वो डोसा खिला रहा है उनका रिव्यू अच्छा मिल रहा है उसको। उसके ग्राहकों का अच्छा रिव्यू, उसकी लागत और लाभ, उसकी कितनी लागत डोसे के अंदर लगती है और उसको कितना डोसे के बदले उसको मिलता है, तो लागत और लाभ के बारे में भी वो बताएगा। कारोबार बढ़ाने के लिए उसकी योजनाएं, कारोबार को वो किस प्रकार से बढ़ाना चाहता है, उस कारोबार को बढ़ाने के प्रति उसकी कौन कौन सी योजनाएं, ये सारी चीजें बैंक में उसकी। अब बिजनेस की पिच क्या है, यह बिजनेस के बारे में बताने के लिए एक छोटी और प्रभावशाली प्रस्तुति। यह प्रस्तुति केवल 2 से 3 मिनट की होती है। इतने कम समय में उद्यमी को व्यवसाय के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देनी चाहिए। यह बिजनेस के लिए एक स्मार्ट एडवर्टाइजमेंट जो है की तरह है। मतलब ये जो हमने 2 से 3 मिनट में जो सारी चीजें हमने बिजनेस के बारे में सोची है, ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। किसका? बिजनेस का प्रेजेंटेशन। मतलब हमने पूरा बिजनेस के बारे में उसको बता दिया। अब बिजनेस पिच में ध्यान देने योग्य बातें क्या है, मेरे दर्शक कौन है, मुझे कौन कौन लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शक कौन है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन से क्या हासिल करना चाहता हूं, मैं जो पूरा मेरे बिजनेस के बारे में बता रहा हूं तो इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। इसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करूं या इसे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजूं। तीसरी बात ये हो गई कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करूं प्रेजेंटेशन को, क्या मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूं। अब आपकी यहां पर बिजनेस पिच को कौन सुनना चाहेगा और क्यों। आपका जो बिजनेस का प्लान है, बिजनेस के बारे में जो आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, इसको कौन सुनना चाहेगा और क्यों सुनना चाहेगा। स्टार्टअप, निवेशक, खास कंपनियां या संस्थान होती हैं जो केवल उद्यमियों को सहयोग देने के लिए उपलब्ध हैं, ये इनकी बातों को सुनेंगे। ठीक है। कैसे? वे पैसे और विशेषज्ञ के मार्गदर्शन द्वारा उद्यमियों को सहयोग कर सकते हैं। अब वो कैसे सुनेंगे, क्योंकि वो विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उसको देंगे या पैसे का सहयोग कर देंगे। लाभ क्या होगा, किसी निवेशक से सहायता लेने से आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन मिलेगा। यदि आपको किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन चाहिए तो इसका मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अब बात आती है बैंक की। सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक ऋण आपको दे करके और आपका सहयोग करेंगे। कैसे सहयोग करेंगे, वो आपको ऋण प्रदान करेंगे जिसे ब्याज पर चुकाना होगा। वो आपको केवल पैसे का सहयोग करेंगे और उस पैसे को आपको ब्याज सहित वापस देना पड़ेगा। लाभ क्या होगा कि सरकार के पास छोटे व्यवसायों के लिए मुद्रा ऋण जैसी कई योजनाएं जिसके तहत कम दर पर ऋण दिया जाता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, आपको पैसा मिल जाएगा और आपको ब्याज की रेट भी कम लगेगी, क्योंकि हमारे छोटे व्यवसायियों के लिए मुद्रा लोन वगैरह काफ़ी ऐसी योजनाएं जो हैं वो चलती रहती है। अब मित्र और परिवार कैसे आपकी सहयोग करेंगे। आपके नेटवर्क के लोग ये आईटीआई के साथी छात्र हो सकते हैं या आपका परिवार, कोई मित्र जो आपके काम में आपकी सहायता कर सकता है। ये आपको आपके काम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। कैसे करेंगे, ये आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए धन, स्थान, संसाधन या टीम के जरिए आपकी सहायता करेंगे। इनमें से जो भी चीज़ आपके मित्र, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार कोई भी है, उनके पास जो भी चीज़ उपलब्ध होगी वो आपको ये उपलब्ध कराएंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा,
यदि हमें इस मामले में कोई अनुभव नहीं है तो हम अपने मित्र और परिवार से बात कर सकते हैं। उसकी मदद से हम बैंकों और अन्य उधार देने वाले अधिक आत्मविश्वास के साथ संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है तो आप आराम से अपने दोस्तों से, परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से या अन्य आपके मित्रों से भी आप इसके बारे में सहयोग ले सकते हैं। यह आपके लिए इसका फायदा होगा, लाभ होगा। अब बिजनेस पिच कैसे तैयार की जाती है? लंबे लंबे वाक्य लिखना जरूरी नहीं, केवल यह जानना जरूरी कि आप अपनी पिच की मुख्य बात क्या कहेंगे। इसे आप अपने बिजनेस आइडिया के बारे में सबसे जरूरी बातें सोच पाएंगे। आपकी बिजनेस योजना क्या है? पहली बात, आपकी बिजनेस योजना क्या है? तो सबसे पहले स्टेप इसमें पहली आई कि स्पष्ट रूप से बताएं कि आप किस समस्या का समाधान करेंगे। सबसे पहले आपको किस समस्या का आप समाधान करेंगे, ये आपकी स्टेप 1 है। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर दे दिया कि आपके द्वारा हल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्या को साझा करके अपने दर्शकों को अपने विचार में रुचि बनाएं। ऐसे शुरू कर सकते हैं कि क्या आप जानते हैं, क्या आपको कभी समस्या सामना हुआ है? क्या आपने कभी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए? मतलब जो भी चीज़ समस्या है उसको आप लोगों तक पहुंचाइए पहले। जैसे आपने देखा होगा कोई भी बस वगैरह या ट्रेन वगैरह में आ जाते हैं कि क्या आपके पेट में दर्द होता है, क्या आपकी गैस बनती है, क्या आपके खाना हजम नहीं होता है। ऐसे कर करके आपको ऐसे क्वेश्चन जो करते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। दूसरा चरण क्या होगा? अपना परिचय दें और बताएं कि आप यहाँ क्यों हैं। फिर अपना परिचय दीजिए कि मैं कौन हूं और यहाँ पर किस लिए आया हूं। ठीक है ना? तीसरा चरण क्या है? अपने समाधान के बारे में बताएं। आपने जो समस्या बताई है, जो आप उसका क्या समाधान कर सकते हैं, उस समाधान के बारे में आप बताइए। अपने बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च साझा करें। उन्हें बताएं कि आपके ग्राहक कौन है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि आपके प्रोडक्ट को किन किन ग्राहकों ने यूज किया और उनको इसका कितना फायदा मिला। अपनी बिजनेस की योजना को साझा करें। अपनी लागत और मूल्य निर्धारण के बारे में बताएं। अपनी जो बिजनेस योजना है उसको साझा करिए। आप अपनी लागत के बारे में बताइए, मूल्य के बारे में बताइए, कीमत के बारे में बताइए। आपकी मांग का अनुमान क्या है कि आप कितना प्रोडक्ट जो है लोगों को तक बेचने की उम्मीद रखते हो, क्या मांग है बाजार में। संसाधन और धन, रिसोर्सेज एंड मनी, जो आप व्यवसाय में लगाएंगे। आपने कितने धन और कितना संसाधन आपने व्यवसाय में लगा रखा है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। निवेशक को स्पष्ट रूप से बताएं कि आप अपनी मांग और पैसे का उपयोग कैसे करेंगे। और जो निवेशक हैं उनको आपको बिल्कुल सारी चीज़ स्पष्ट बतानी चाहिए कि आप उनकी मांग और पैसे का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। अब इसके अंदर आपने क्या सीखा, ये यहाँ पर आपको आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर आ गया आपका 9.10, बिजनेस के लिए जरूरी कानूनी कार्य। बिजनेस के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो जरूरी हैं? कौन कौन से कार्य जो जरूरी है? यहाँ पर जैसे कई तरह के बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, उद्यम वेबसाइट पर बिजनेस रजिस्टर करना, एकमात्र स्वामित्व के लिए लाइसेंस या टैक्स के लिए जरूरी नियम कानून। ये आपको 3 चीज यहाँ पर समझनी है। व्यवसायी उद्यमों के रूप में बिजनेस कई तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 3 तरह के दिए गए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सेल्फ है। कोई भी छोटा कारोबार जो एकमात्र व्यक्ति द्वारा संभाला जाए उसे एकमात्र स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जो खुद अपने आप चलाए, छोटा व्यवसाय खुद को अकेले को चलाना, इस पर एकमात्र स्वामित्व होता है। इसका कैसे रजिस्टर करें? बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, यदि आप खुद के आधार पर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है। उद्यम पोर्टल पर अपने एंटरप्राइजेज को रजिस्टर करने से आप सरकार की अलग अलग योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। आप उद्यम के पोर्टल पर जाइए, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करिए, इससे आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं अपन, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या आता है? कोई भी व्यक्ति जो मतलब बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसमें एक से अधिक लोग हैं, वो पार्टनरशिप वाला हो गया। तो पार्टनरशिप को कैसे रजिस्टर करें? स्टाम्प पेपर पर पार्टनरशिप की डील बनाई जाए, ठीक है ना, जिसमें ये विवरण वगैरह पूरे होने चाहिए। जैसे फर्म का नाम, कारोबार की प्रकृति कैसी है, बिजनेस कैसा है, भागीदारों के नाम, पार्टनर कौन कौन है, कारोबार की जगह, कहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं, हर पार्टनर द्वारा दी जाने वाला हिस्सा, कौन कौन पार्टनर जो है उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया है, लाभ के बंटवारे का हिस्सा,
लाभ के बंटवारे का हिस्सा कैसे होगा, भागीदारों पर लोन, एडवांस और ब्याज दर, कितना लोन लिया, कितना एडवांस दिया, कितनी ब्याज दर है, भागीदारों का वेतन और कमीशन, जो भागीदार है उनका वेतन पे रखा हुआ है, कमीशन पे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, रिटायरमेंट या मृत्यु या पार्टनर के दिवालिया हो जाने की हालत में उसका आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उस वैल्यू का जो है अपन मूल्यांकन कैसे करेंगे। जैसे कोई आदमी जो है आपके खात उसको पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहा है, तो आप उसको किस प्रकार से अलग करेंगे। फर्म के खत्म होने के मामले में खातों का निपटान आप किस प्रकार से कटेंगे, सेटलमेंट कैसे करेंगे, ये अपन को पार्टनरशिप के अंदर है। एक ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी केवल बहुत बड़े पैमाने पर चलाने के लिए रजिस्टर होती है, इसको रजिस्टर कराना होता है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर चलती है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ये मंत्रालय से रजिस्टर्ड होती है, ठीक है ना। उसकी वेबसाइट पर आपको एक पहचान संख्या मिलेगी, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, उससे आपको आवेदन करना है। कंपनी का नाम आपको वेबसाइट पर सेव कर रहे हैं, एमसीए वेबसाइट पर जरूरी कंपनी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है, कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर आपको लेना है और टैन नंबर लेना है, जो टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, ये भी अपन को लेना है। इन सब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यह यदि बिंदु एक छोटी ऑटो रिपेयर की दुकान शुरू करना चाहती है तो उसे किस तरह के बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और क्यों, दिए गए विकल्पों ऑप्शन में से सुनिए। बिंदु है वो अकेली है, ऑटो रिपेयर का काम करना चाहती है, तो ये सॉल प्रोप्राइटरशिप का इसका चुनाव कर सकती है, ठीक है ना। अब इसमें आया कि उद्यम कारोबार बिजनेस को कैसे रजिस्टर किया जाए। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र MSME, ठीक है ना, ये आपको देती है, मिनिस्ट्री भी देती है, और इंटरप्राइजेज इनके द्वारा आपको ये प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैसा आप बिजनेस कर रहे हैं, यदि सूक्ष्म कर रहे हैं तो करोड़ से कम का है, लघु, ठीक है ना, ये क्या है कि करोड़ ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है और करोड़ कम है, ठीक है ना, इतने रुपए में आप लगा सकते हैं। ये 10 करोड़ तक का है, ये 50 करोड़ तक का है, ठीक है। सालाना कारोबार आपका ये 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़, ये आपका सूक्ष्म उद्यम हो गया, ये आपका लघु उद्यम हो गया, ये आपका मध्यम उद्यम हो गया। MSME द्वारा संचालित वेबसाइट उद्यम पर कंपनी या कारोबार का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तरीके से मुफ्त में किया जा सकता है, फ्री में इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ये इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट का भी यहाँ पर आपको फोटो दिया गया है। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी दी गई है, आराम से इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चाहिए, एक आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ITR चाहिए, ठीक है ना, और बैंक का IFSC कोड, जो बैंक का होता है, एक यूनिक ID नंबर होता है, वो आपको इसमें चाहिए। एकमात्र स्वामित्व वाली यदि आपको कोई भी लाइसेंस, टैक्स के लिए जरूरी नियम और शर्तों के बारे में अपन को जान, ठीक है ना। एकमात्र स्वामित्व जो सॉल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसमें कारोबार का नाम जो है वो एक मालिक होता है, ये आपको पता है, वो ही अपने व्यापारिक नाम का चयन करने की जरूरत नहीं होती है, और वे चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बैंक खाता उनका होना चाहिए, बचत खाते के साथ कारोबारी जारी रख सकता है, इसमें करेंट अकाउंट खुलवाए ना खुलवाए कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति का पैन कार्ड लगेगा, खुद का ही, क्योंकि वो व्यक्तिगत काम कर रहा है। आयकर इनकम टैक्स भी खुद की वार्षिक फाइल करनी पड़ेगी, एनुअल फिलिंग होगी। दुकान और स्थापना लाइसेंस, ठीक है ना, दुकान और स्थापना का लाइसेंस उसको बनाना है। एक वस्तु सेवा, उसका GST वगैरह जो भी है, यदि आपके लिए जरूरी है तो वो भी अपन को जो है वो यहाँ पर लेना पड़ता है, यदि 20 लाख से ज़्यादा है तो फिर जरूरी हो जाता है। इसमें हमने ये चीज़ सीखी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9.11 है 21वीं सदी में मार्केटिंग। 21वीं सदी में मार्केटिंग कैसे करेंगे। 21वीं सदी इस समय चल रही है, आपको पता है, क्योंकि 2000 से ऊपर चल रही है, तो 21वीं है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का महत्व क्या है, मार्केटिंग के 7P तो देखिए मार्केटिंग क्या है। ये मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का मतलब है अपने प्रोडक्ट या सेवा का बाजार में ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए अलग अलग काम करना। मतलब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बाजार में जा कर के लोगों को अपने प्रोडक्ट का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूरी चीज़ें बता रहे हैं, ये क्या है,
मार्केटिंग है। उसको ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ, ये आपकी मार्केटिंग है। आइए इस कौशल स्किल को अपने व्यवसाय आइडिया पर इस्तेमाल करके सीखते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट का आपको नाम लिखना है, कोई भी पिक्चर वगैरह, उसकी कीमत बना सकते हैं। आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से गुण हैं वो आप बता सकते हैं। बेहतरीन गुण जो सबसे अलग हैं, बेहतरीन गुण ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। त्योहार की सेल, आपने कोई सेल लगा रखी है, कोई आपने छूट दे रखी है, कोई खास चीज़ आप उसके साथ फ्री में दे रहे हैं। ग्राहक आपके प्रोडक्ट कहाँ से खरीद सकते हैं, आपको पता देना है, मोबाइल नंबर देना है, अन्य जानकारी। इस प्रकार से आप एक जो है वो फॉर्मेट बना करके अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। आइए प्रोडक्ट के महत्व के बारे में जानें। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ वजह बताएगी मार्केटिंग वास्तव में क्यों जरूरी है। मार्केटिंग क्यों जरूरी है, देखिए, मार्केटिंग से ग्राहक को आपके प्रोडक्ट या सेवा की खास गुणों के बारे में पता चलता है। आप यदि अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बताओगे ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा, तो मार्केटिंग जरूरी है। मार्केटिंग से ग्राहकों को बाजार में ऐसे प्रोडक्ट या सेवाओं की तुलना करने में मदद मिलती है। अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसमें तुलना करने में मदद मिलेगी यदि आप मार्केटिंग करेंगे। तो लोग पहले जिस वस्तु का इस्तेमाल करते थे उसमें और आप जिस वस्तु को अब बना रहे हो उसमें, दोनों में तुलना करने में उनको मदद मिलेगी। मार्केटिंग से ग्राहकों को ये जानने में मदद मिलती है कि वो प्रोडक्ट या सेवा पाना चाहते हैं वह कहाँ उपलब्ध है। उदाहरण के लिए दुकान पर है या कहाँ पर है। इस चीज का भी आपको पता चलेगा मार्केटिंग से कि ये चीज आपको कहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है ना। मार्केटिंग से ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में जरूरी जानकारी, जैसे मूल्य, उपलब्धता, विशेष छूट, आपकी कीमत क्या है, आपको डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं क्या, इन सारी चीज़ों का भी पता आपको कब चलेगा, जब आप क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया कि आप ध्यान से देखेंगे, मार्केटिंग की कुछ उपयोगी टिप्स यहाँ पर आपको बताई गई हैं। जैसे फ्रेंडली एयर कंडीशनर रिपेयर, काम के हिसाब से सर्विस चार्जेस, समय आप लिख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। परफेक्ट फ्लैक्सीबिलिटी एसी रिपेयर, ब्रोशर के हिसाब से फिक्स सर्विस चार्ज, 24x7 सेवा उपलब्ध है। और टॉप प्राइस एसी रिपेयर, जिसमें ब्राउजर के हिसाब से फिक्स सर्विस चार्ज है, 24x7 सेवा उपलब्ध है, गर्मियों में 20% आप छूट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप मार्केटिंग के कोई भी तरीका यहाँ पर जो है वो अपना सकते हैं, कोई भी छूट देकर या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर आकर्षक उसको बना सकते हैं। मार्केटिंग के 7P के बारे में जाना है। 7P यहाँ पर आपको बताया गया। 7P क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, पैकिंग और फिजिकल एविडेंस। ये 7P हैं हमारे यहाँ पर। ये 7P के बारे में आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे कोई पूछता है कि 7P क्या है तो नाम आपको लिखने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के गुणों के बारे में बताएंगे। प्रोडक्ट की कीमत, प्राइस, कीमत के बारे में बताएंगे। इसके बाद में अपन का तीसरा P आ गया, प्लेस, स्थान, कौन कौन से स्थानों पर आपका ये जो है प्रोडक्ट कहाँ पर कैसे मिलता है। प्रमोशन, आप किस किस के माध्यम से कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहाँ कहाँ प्रमोशन कर रहे हैं। पीपल, लोगों को आप किस प्रकार बेच रहे हैं, ठीक है ना। और पैकिंग, आपकी पैकिंग किस प्रकार आप कर रहे हैं प्रोडक्ट की। और लास्ट वाला आ जाता है फिजिकल एविडेंस, मतलब आपके फिजिकल रूप से इसके सबूत क्या हैं, आपको उसका प्रमाण भी देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आपको ये SBI का ये बता रखा है। तो आज हमने इसमें क्या सीखा, ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन 9.12, व्यवसाय के लिए लेखांकन। व्यवसाय के लिए आपको अकाउंटिंग का काम भी करना पड़ेगा, लेखांकन का काम भी करना पड़ेगा। चलिए, इसमें क्या पढ़ना है अपन को, व्यवसाय लेखांकन की मूल बातें पढ़नी है, वस्तु सेवाओं की लागत की गणना करनी है, साधारण मनी ट्रैकिंग टेम्पलेट, ये भी अपन को यहाँ पर देखना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। लेखांकन की मूल बातें, लेखांकन की मूल बातें क्या है, देखिए
यहाँ पर अपन को दो बातें दी गई हैं। व्यवसाय की लागतों पर नजर रखना, आपकी जो व्यवसाय के अंदर जो आपकी लागत लग रही है उस पर आपको बराबर नजर रखनी चाहिए कि आपके व्यवसाय में जो पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है, इस पर नजर रखनी है आपको। दूसरी बात, अपने उत्पाद सेवा के लिए सही कीमत की गणना करना। आपको अपने उत्पाद को बेचने के लिए ऐसी कीमत की गणना करनी चाहिए जिससे कि आपको भी फायदा हो सके और लोग भी आपसे आसानी से उसको खरीद सकें। ठीक है ना, ये दो चीजों को आपको इसके अंदर शामिल करना है। यहाँ पर देखिए लागत वगैरह जो है वो आपको दी गई है। जैसे कुल लागत क्या है, परिवर्ती लागत और स्थिर लागत। कुल लागत मतलब आप समझ रहे हैं जो टोटल है, और परिवर्ती लागत जो बदलती रहती है, जो बदलती रहती है, जैसे आपकी आज है कल नहीं है। जैसे यहाँ पर कच्चे माल की लागत, शिपिंग लागत, बिक्री का कमीशन, ये बदलता रहता है। लेकिन स्थिर लागत जैसे आपका किराया जाता है, कोई उपकरण आपने लगा रखा है ना, प्रबंधन कर रहे हैं, वेतन जा रहा है, बीमा है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी फिक्स होती हैं। जाने की वस्तु और सेवाओं की लागत की गणना कैसे करें। उत्पाद की कीमत और उत्पाद की लागत। यहाँ पर आपको कीमत और लागत को जो है देखना पड़ेगा कि आपको उत्पाद की वह पैसा जो हम ग्राहकों से हमारे सामान और सेवा के बदले में लेना चाहते हैं वो तो कीमत हो गई। लागत वह पैसा जो हमारे उत्पादन में लग रहा है, जो पैसा उस वस्तु के उत्पादन करने में हमारा लगा है वो लागत है। ठीक है ना, यहाँ पर अपन लागत की एक क्या है, एक लिस्ट बना सकते हैं। ये परिवर्ती लागत है, ये स्थिर लागत है आपकी, और ये आपकी कुल लागत हो गई। इसके बाद में अपन यहाँ पर उसकी कीमत डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हर पराठे की कीमत 500 है, पराठे का बाजार मूल्य 30 रुपये प्रति पराठा है। कोई भी 500 में पराठा नहीं खरीदेगा, आपको इसे प्रतियोगियों की कीमत के अनुसार बेचना होगा। आप अपनी चीज़ को जो बाजार में 30 रुपये की मिल रही है, आप कह रहे हैं हम तो 500 में बेचेंगे, तो वो वस्तु आपकी जो है वो नहीं बिकेगी। सिर्फ एक पराठा बेचने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अपनी कुल उत्पादन लागत को कवर करने या फायदा पाने के लिए आपको कई पराठे बेचने पड़ेंगे, बहुत सारे पराठे आपको जो है वो बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अपन को ये सारी चीज़ें पराठे का जो ऊपर से उदाहरण आपको दिया गया है कि अगर पराठे की निश्चित लागत आपकी 1000 रुपये हो गई, परिवर्तित लागत 10 रुपये हो गई, तो विक्रय मूल्य आपका 30 रुपये हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका 50 आ गया। यानी आपको 50 से ज़्यादा पराठे 30 रुपये में बेचने पड़ेंगे। 50 से ज़्यादा पराठे आपको 30 रुपये में बेचने पड़ेंगे, तब जाकर आप कुल लागत को कवर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक सुनील का एक टेलरिंग का काम का एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो, अपने अनुसार भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल आपको यही याद रखना है। यहाँ पर साधारण मनी ट्रैकिंग टेम्पलेट के बारे में, व्यावसायिक व्यय क्या है, जो हमारे द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और व्यवसाय को चालू रखने पर खर्च किया गया है। मतलब इस व्यवसाय को हम चालू रखना चाहते हैं, तो चालू रखने पर जो व्यय किया जाता है वो व्यावसायिक व्यय है। और व्यावसायिक राजस्व क्या है, जो हमें वस्तुओं को बेचने से जो बदले में प्राप्त होता है वो हमारा व्यावसायिक राजस्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक महीने का आय और व्यय का जो है वो विवरण दिया गया है। ये स्थिर लागत है आपकी, ये आपकी कुल लागत हो गया, लाभ हानि हो गई। जो स्थिर लागत है, परिवर्ती लागत है, यदि दोनों लागत मिल करके कुल लागत बनाएंगे, यदि इससे ज़्यादा आपको आमदनी हो रही है तो आपको लाभ हो जाएगा। ये चीज़ें इसके अंदर हमने यहाँ पर सीखी है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है अपना 9.13 व्यवसाय के लिए फंडिंग। मतलब आपको पैसा कहाँ से आएगा, स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंडिंग के स्रोत, फंड के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया और लोन अप्लाई करने की जरूरत, कि आपको लोन क्यों चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी इनको देखेंगे अपन। कारोबार में स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड, आपको पता है फंड लाने का एक ही मात्र रास्ता है, बैंक। एक स्टार्टअप नया कारोबार जिसमें एक बड़ी कंपनी के रूप में उभरने की क्षमता होती है। स्टार्टअप नए कारोबार अपना काम शुरू करने और व्यवसाय बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत होती है, आपको पता है। ठीक है ना, तो फंड देखिए इसमें लोन और क्रेडिट, आप लोन ले सकते हैं, क्रेडिट मतलब बैंक से आप पैसा ले सकते हैं। तो पैसा लेने के लिए आपको यहाँ पर जो है, जो जिला उद्योग केंद्र
पर आपको जाना पड़ेगा। जिला उद्योग केंद्र पर हम बिजनेस के बारे में यहाँ पर बताएंगे तो काफ़ी रोजगार से संबंधित योजनाएं चलती हैं, उसमें हमको लोन आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद लघु उद्योग सेवा संस्थान है, ठीक है ना, इससे भी आप जो है वो लोन ले सकते हो। और इसके ऊपर जो है वो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इससे भी आप लोन ले सकते हो। तो ये लोन लेने की आपकी क्या हो गई, प्रक्रिया हो गई। यहाँ पर आपको एक लघु उद्योग विकास संगठन ये भी है, इससे भी आप लोन ले सकते हो। फिर फंडिंग, अटल इनोवेशन मिशन के तहत सरकार अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रही है। सरकार स्थापित इंक्यूबेशन सेंटर EIEC को विकसित करने में भी मदद कर रही है। ये क्या है, सबको वित्तीय जो है सहायता प्रदान करने वाले जो है सेंटर है। अदर कारोबार के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट पाने के लिए दूसरे तरीके से वेंचर कैपिटल फंडिंग और एंजल इन्वेस्ट शामिल है। जैसे आप किसी को शामिल कर सकते हैं, उससे आप निवेश ले सकते हैं, किसी से पैसा आप ले सकते हैं, तो ये अन्य व्यक्तियों से भी अपन ले सकते हैं। तो ये फंडिंग की व्यवस्था आप इस प्रकार से जो है वो कर सकते हैं। फंड इकट्ठा करने की प्रक्रिया के बारे में अपन को जानना है, तो यहाँ पर प्रक्रिया आपको दी गई है। देखो, आप मुद्रा लोन ले सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको मुद्रा लोन चल रहा है, ठीक है ना। MSME से भी आप 3 योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें लोन की राशि 10 लाख तक है। एक मुद्रा लोन है जिसमें कि आपको बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी कोलेटरल या सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। मुद्रा लोन को फ्लेक्सिबल EMI विकल्पों के साथ 3 से 5 साल के भीतर चुकाया जा सकता है। आराम से आप इसको क्या है, इसमें भी आपको देखो 3 तरह की योजनाएं चलती हैं। एक शिशु है, किशोर है, तरुण है। शिशु में आपको 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का मिलता है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का आपको लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। ये मुद्रा लोन के अंदर आता है। अब लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, यहाँ पर अपन को ये कि छोटा कोई निर्माता है, तो एक कारीगर, एक फल सब्जी विक्रेता, एक दुकानदार, खेती में व्यस्त व्यक्ति जो इन कार्यों को करता हो, ये सब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब इसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। जैसे एक मुद्रा लोन के लिए आपको आवेदन चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, KYC के लिए दस्तावेज चाहिए, जैसे वोटर ID है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, पासपोर्ट है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पानी का बिजली का बिल है, पैन कार्ड है। आप ST SC से हैं तो उसको स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट, पहचान पत्र आपको देना होगा। आपकी व्यावसायिक आय का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, आय के लिए इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। कारोबार के पते का प्रमाण देना है, कारोबार की स्थापना का प्रमाण देना है, आपके बैंक खाते का स्टेटमेंट आपको देना है, पिछले 2 साल का आपका आयकर रिटर्न आप फाइल करते तो 2 साल की रिटर्न चाहिएगी, और बैंक अधिकारी द्वारा मांगा गया कोई भी दस्तावेज जो बैंक के लिए आवश्यक होता है वो आपको देना पड़ेगा। इसकी स्टेप क्या है, स्टेप आपको समझा रखी है। सबसे पहले अपनी पसंद के PMMY अधिकृत बैंक के पास जाएंगे आप, वहाँ पर पक्का करें आपके पास खुद की लिखी हुई कारोबारी योजना, मतलब बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए। मुद्रा लोन के लिए आपको आवेदन करना है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दस्तावेज के साथ आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर जमा कराना है। इसके बाद आपको दस्तावेज की सफलतापूर्वक पुष्टि हो जाने के बाद लोन स्वीकृत हो जाएगा और मांगी गई राशि आपके द्वारा दी गए बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। ये आपका इसका क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए भारतीय स्टेट बैंक के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ये चीज़ आपको वहाँ पर चाहिए। यहाँ पर हमने ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर सीखी हैं। इसके बाद आपका 9.14 व्यावसायिक कहानियाँ, बिजनेस स्टोरीज, सफलताओं और विफलताओं से सीखना। मतलब कौन कौन लोगों ने इसको कार्य को सफल किया, तो कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ। उद्यमियों की कुछ सफलता की कहानियों को जानना, उसके जीवन की कहानियों से सीखना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में आपको बताया गया है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है। कोई भी कहानी आप मन से भी बना करके यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि आपको ये कहानी लिख रही है तो यही लिखनी है अपन को। यहाँ पर नंदिता के बारे में बताया गया। नंदिता बिजूर ने अपना बिजनेस शुरू करते समय कई मुश्किलों का सामना किया। तो ये जो है यहाँ पर नंदिता की पूरी कहानी है, ये कहानी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है। ये 5 भाइयों की कहानी आपको दे दी, ठीक है ना, उन्होंने क्या क्या किया। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, और ये बिजनेस
के लिए अपन ने इसमें क्या सीखा, ये यहाँ से आपकी 10.1 चली चालू हो जाती। ये आपको कहानी पढ़ लेनी है, यदि आप इसी कहानी को पढ़ना चाहें तो कहानी पढ़ लेनी है आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा 9वां मॉड्यूल जो है यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। तो भैया इसको आप पढ़ लें। 10वें मॉड्यूल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आपको नेक्स्ट डे भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।